A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम करने जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। ये टॉपिक आपके काम आएगा एसएसबी में, पोस्ट इंटरव्यू में, जीटीओ में, जीडी में, लेक्चरेट में। ये टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप आर्म फोर्स एग्जाम में जा रहे हैं और इस मामले में आर्म फोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट था। तो ये एयरफोर्स के लिए तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बाकी नेवी और आर्मी में भी ये सवाल पूछा ही जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सवाल पूछने के तीन तरीके हैं। पहला, पुट लाइट ऑन अ बालाकोट। आपसे ऐसे पूछेगा भाई बालाकोट में क्या हुआ, उस बारे में आप हमें बताओ। या दूसरा तरीका ये है कि अब पाकिस्तान का फ्यूचर इंडिया के साथ कैसा होगा, या इंडिया पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा आने वाले 10 साल में। अब तीसरी बात कि पुलवामा अटैक जो हुआ उसके बारे में कुछ बताओ और उसके बाद हमने क्या किया। ये 3 तरीके हैं जिससे असेसर आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर हमें इस टॉपिक की बात करनी है तो हमें शुरुआत से चलना पड़ेगा। शुरुआत मतलब 1947 में 2 देश आजाद हुए, इंडिया और पाकिस्तान। दोनों ही एक डेमोक्रेटिक देश थे, पर आजादी के तुरंत बाद ही हमने लड़ाई लड़ी 1948 में, फिर 1965 में, फिर 1971, फिर 1999। इन चारों वॉर का रीजन सिर्फ एक था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर। देखिए, ना तो कश्मीर कोई खदान है, ना ही वहां से कोई सोना, ना तो वहां से कोई पेट्रोल मिलता है, और ना ही वहां कोई ऐसी बात है जो कि उसे बहुत स्पेशल बनाती है। बट जस्ट टू सी अ डोमिनेंस और जस्ट टू गेट अ वोट, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाए रखा और इसी वजह से ये 4 लड़ाइयां बनी। खैर, ये 4 लड़ाइयां हो गई, उसके बावजूद भी मामला शांत नहीं हुआ। 1980s में कन्फ्लिक्ट बढ़ते चले गए। जैसे पहला कन्फ्लिक्ट हुआ सियाचिन ग्लेशियर का, दूसरा कश्मीर इंसर्जेंसी 1989 में जो कि आज तक चल रही है, जिसे हम स्टोन पेटलर, जो हमारे स्टोन पेटलर हैं, मैं शायद शब्द गलत बोल रहा हूं, पत्थर फेंकने वाले जो नौजवान है, वो उसमें इन्वॉल्व हो गए। कहीं ना कहीं वहां पर एक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है कश्मीर में। और तीसरा, इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे 1998 में, यह भी एक बहुत बड़ी टेंशन बढ़ गई थी इस वजह से। इसके बाद, ये सब होने के बाद हिंदुस्तान ने कई बार ट्राई किया कि हम किसी तरह पीस लाएं, शांति लाएं, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए पीस चाहिए। तो हमने कई ऐसे इनिशिएटिव लिए। पहला था शिमला एग्रीमेंट। 1971 की वॉर होके चुकी थी, पाकिस्तान बुरी तरह हार चुका था, उन्होंने बांग्लादेश खो दिया था। बांग्लादेश खोने के बाद हमारी तरफ से पहल हुई कि देखो एलओसी डिफाइन करते हैं, कोई भी डिस्प्यूट हो उसे रिजॉल्व करते हैं, और आप अपने जो सिपाही हैं उन्हें आप ले जाइए। ठीक, उसके बाद 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन हुआ कि भाई हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, ठीक है, बट जो हमारे जो न्यूक्लियर वेपन है उनकी हम रेस नहीं करेंगे, दोनों ही नॉन कन्वेंशन और कन्वेंशन कन्फ्लिक्ट को हम दूर करेंगे। ठीक, उसके बावजूद भी आगरा ट्रीटी एक लाई गई दोबारा, क्योंकि कहीं ना कहीं लाहौर डिक्लेरेशन इतनी अच्छी तरह से नहीं चल रहा था। उसमें कहा गया न्यूक्लियर आर्सेनल, मतलब न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं उनको हम डेवलप नहीं करेंगे, उनको रिड्यूस करना शुरू करेंगे, कश्मीर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम कहीं ना कहीं कम करेंगे। पर कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग है ये भी कहीं सफल नहीं हो पाई। तो देखिए, 3 बार हम कोशिश कर चुके थे, पर इसके बावजूद भी हमने चौथी कोशिश की और कहीं ना कहीं छोटे छोटे मूव्स या स्टेप ले लेके हमने पीस स्टैब्लिश करने की कोशिश की। जैसे समझौता एक्सप्रेस लाए, हम दिल्ली लाहौर बस सर्विस लाए, थार एक्सप्रेस लेकर आए, जिससे कहीं ना कहीं कनेक्शन लोगों का बने तो शांति बने, बट ऐसा फिर भी कुछ नहीं हुआ। पीरियोडिकली हम पे टेररिस्ट अटैक होते रहे। 2001 में इंडिया पार्लियामेंट अटैक, जिसमें न्यूक्लियर वॉर ऑलमोस्ट शुरू होने वाली थी। उसके बाद 2008 में मुंबई अटैक हुआ, 2016 में उरी अटैक हुआ, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ। ये पुलवामा अटैक ऐसा था कि हमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि अब हमें कुछ करना है, और इस पूरे अटैक की जिम्मेदारी ली मसूद अजहर ने, जो कि जैश ए मोहम्मद के हेड है। और उसके ऊपर जो पुलवामा अटैक था उसमें हमारे 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे, जिसमें एक सुसाइड बॉम्बर कार आके हमारे सीआरपीएफ के जवान की बस से जाके टकराती है, और हमारे 380 केजी के एक्सप्लोसिव के साथ हमारे सारे जवान मारे जाते हैं, सॉरी शहीद किए जाते हैं, मेरी जुबान थोड़ा माफ करें, शहीद हो जाते हैं। अब उसके बाद इंडिया ने कई ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर दिया, मजबूर कर दिया, या तो हमें जैश ए मोहम्मद दे दो वरना तुम्हारा जीना हराम कर देंगे हम। हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस उनसे ले लिया। उसके बाद 200% हाइक हमने टैरिफ की लगा दी। देन उसके बाद हमने जो उनका वाटर फ्लो होता था उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया। एक इंदस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, जिसके तहत ये कहा गया था कि 20% पानी हिंदुस्तान उसका इस्तेमाल करेगा और 80% पानी
हम पाकिस्तान को देंगे। हम 20% में से भी 95% ही खाली इस्तेमाल करते थे। अब उस 95% इस्तेमाल करने में जो 5% बचा वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बेनिफिट देता था, क्योंकि वो 85% हो गया। अब देखिए, आप कहेंगे 5% तो बहुत छोटा है। देखिए 5% भले ही छोटा है, पर ये बहुत ज्यादा पानी होता है। एंड सोच के देखिए, अगर आपको जोमेटो या स्विगी पे रोज 100 रुपए माफ मिल रहे हो, एकदम से बंद हो जाए, तो आपके लिए एक बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। यार कहीं हम आलिशान खाना खा रहे थे और अब वो बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, उसके लिए ये 5% पानी का बहुत बड़ा लॉस है। ये सब होने के बाद हमने 14 फरवरी को कि जो पुलवामा अटैक हुआ, उसके लिए एक ऑपरेशन हमने किया जिसका हम नाम दिया सर्जिकल 2.0। सर्जिकल 2.0 में हमारे 12 मिराज एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट बालाकोट में, जो कि पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद से नॉर्थ पे जाने पे, ये हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है, इसको क्रॉस करने के बाद, मतलब हम एक्चुअल पाकिस्तान में घुस के हमने 1000 kg के एक्सप्लोसिव लेजर गाइडेड मिसाइल से हमने घेरे, और बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के 200 से 300 टेररिस्ट मारे गए। इसके बाद, ये सब होने के बाद, हमारे फेवर में कई देश खड़े हुए, जैसे फ्रांस, न्यूजीलैंड, रशिया, यूएसए, कि जो पुलवामा अटैक हुआ वो गलत था और इंडिया ने जो किया वो सही था स्टेप, और टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो जो कोशिश करनी पड़े वो जरूरी है। ये सब होने के बावजूद भी पाकिस्तान को अकल और समझ नहीं आई। ये बात अगर हम देखें, अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी है और ये बांग्लादेश की है। 1971 से उनसे एक देश आजाद हुआ था, बांग्लादेश। बांग्लादेश कहीं ना कहीं 2008 में पाकिस्तान से बहुत नीचे था। अगर आप यहाँ देखें 1.0 है 0.6, तो कहीं ना कहीं 0.4 पीछे था, मतलब 40% कहीं ना कहीं पीछे था। और बांग्लादेश ने वहां से शुरुआत करके आज पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है और एक बेहतर इकोनॉमी बन के आया। अगर आप खाली स्टैटिस्टिक्स को देखें, बांग्लादेश का जो एनुअल बजट था वो 53 बिलियन यूएस डॉलर का था और पाकिस्तान का 45 बिलियन यूएस डॉलर। वहीं ये जो परसेंट का हाइक हुआ है ये 17% है। बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करता है वो है 34.34 बिलियन का, और वहीं पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो है 18.7 बिलियन का। बहुत बड़ा डिफरेंस है, 83% का हाइक है। इसके साथ अगर आप एक बात मैं नोटिस करूं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेड। अगर इंडिया और बांग्लादेश का आप ट्रेड देखें तो वो 9 बिलियन का है, और इंडिया पाकिस्तान का देखें 2.29 बिलियन का। पाकिस्तान के साथ एक सबसे बड़ी एडवांटेज जो है वो है ज्योग्राफिकल एडवांटेज, पर वो इस चीज को भूल गया है। उसने अपने साथ जितने भी टेररिस्ट ग्रुप को ले लिया है अपने अंदर, वो उस देश को खा रहे हैं। अब जरा पाकिस्तान की जरा सिचुएशन देखिए, वो कहां पर है। देखिए पाकिस्तान है यहां पर, ठीक। अगर उससे आप दुनिया के देशों को कनेक्ट करना चाहें तो बड़ा आसान है। देखिए यहाँ से ईरान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान, फिर रशिया भी पहुंचा जा सकता है। उसके बाद चाइना से तो कनेक्टेड है ही। उसके बाद अगर यहाँ से चाहे तो सऊदी अरेबिया, यूएस, मिडिल एशिया, इजिप्ट, लीबिया, फिर यूरोपियन नेशन, ये सब जगह पहुंचा सकता है। उसका ट्रेड एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है और उसके इस लोकेशन का फायदा चाइना उठा रहा है, पर पाकिस्तान को इस बात की समझ नहीं आ रही है। उसके पास सिर्फ एक चारा है कि अगर कहीं ना कहीं उसे एक डेवलप नेशन बनना है तो पीसफुली ग्रो करना होगा। यही नहीं, पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज अभी और रहा है कि एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो G7 देशों ने मिलकर बनाई थी, उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, और इनफैक्ट इंडिया कोशिश कर रहा है कि उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को दिक्कत आएगी लोन लेने से ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, दुनिया की जितनी कंपनियां हैं वो अपना हाथ खींचना शुरू कर देंगी, पाकिस्तान में नौकरियों की कमी हो जाएगी, वहां पर जो डेवलपमेंट है वो और स्लो हो जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप देखें दुनिया में वर्ल्ड मैप की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड मैप पे किसी भी देश का डेवलप्ड होना उसके नेबरहुड के शांत होने में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पर है, वहां पर उसके ऊपर कनाडा, उससे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है, मैक्सिको से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है, और तीनों ही नेशन अच्छा खासा डेवलप्ड हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप में देखें तो टोटल यूरोपियन यूनियन है। अगर यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं, कहीं तो लैंड लॉक देश हैं, समुद्र से टच भी नहीं करते, फिर भी वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। इस बात को पाकिस्तान को समझना चाहिए। कहीं ना कहीं उस पर बहुत इमेंस पावर ऑफ ग्रोथ की कैपेसिटी है। कहीं ना कहीं जब 1947 में दोनों देश आजाद हुए थे तो लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण। और अगर पाकिस्तान शांति से चले और मिल्क के साथ चले तो वो इंडिया के साथ साउथ एशिया रीजन में भी अच्छा खासा ट्रेड कर सकता है। खैर, ये सब होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने
डिसाइड किया कि वो अपने कंसर्न या अपने रिलेशनशिप चाइना के साथ बनाएगा, पर चाइना का सिर्फ एक ही मोटिव है, एनिमीज एनिमी इज योर फ्रेंड, दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त होता है। चाइना ने इस चीज को इस्तेमाल किया और वो उस चीज पे कायम भी रह रहा है। देखो, अगर चाइना से पाकिस्तान को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है, सबसे पहला है सी पैक। अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखिए, एक सेकेंड जरा, हाँ ये देखिए, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर अगर मैं साफ करूं, देखिए चाइना से ये वाला लैंड कनेक्टेड है, तो चाइना ने यहां से एक सी पैक कनेक्ट कर दिया। रीजन क्या है कि अगर मान लो कोई भी चीज इसको मंगानी होती है या भेजनी होती है, तो उसको यहां से घूम के जाना पड़ता है यहां तक। अगर वो खाली यहां से इस चीज को कनेक्ट कर देगा तो उसके बहुत सारे पैसे बचेंगे। और कहीं ना कहीं आपको पता होगा, लैंड ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा सस्ता होता है, उसके बाद सी ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा महंगा होता है, और सबसे ज्यादा महंगा होता है एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन को यूज करके अपने एक्सपोर्ट जो होगा उसको और सस्ता कर देगा और अपने बेनिफिट रीप करेगा। अब इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई फॉक्स, देयर शुड बी नो फॉक्स हु कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ देम। पाकिस्तान और इंडिया को अपने ही रिलेशनशिप का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोनों में इतनी इमेंस कैपेसिटी है कि कल एक मेजर पावर की तरह बाहर आ सकते हैं, और शायद कल एक सुपर पावर की तरह भी। पर नो नेशन कैन बी बिकम डेवलप विदाउट अ पीस इन नेबरहुड। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इस मैप में यूरोपियन यूनियन और यूएसए जैसे देश इस बात को समझते हैं कि पड़ोस में अगर शांति होगी तभी हम अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करते हुए अपनी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों पर ध्यान दे पाएंगे। दोस्तों, ये होता है हमारी वीडियो का एंड इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप का। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड के नाम से, इस पे जाएं, आपको इस तरह से नोटिफिकेशन मिला करेगी। नोटिफिकेशन पाने से आपका ही फायदा है कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी या एसएसबी से रिलेटेड जो भी वीडियो है उसकी सबसे पहले नॉलेज आपको होगी। और ऐसे ही मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे लेता हूं विदा, जय हिंद, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।